अमन का तबादला मुंबई हुआ तो नेहा यह सोचकर खुश हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। अमन ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली जाकर पत्नी व बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपति को महंगाई व एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग ना होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें तीसरे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई व बैठने का स्थान बना लिया था। नेहा ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुंदर दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। अमन नेहा को चिढ़ाता, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे व मजदूर झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो नेहा नाक सिकोड़ती। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो नेहा को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। नेहा के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग भाजी खरीदना, दूध लाना, 3 बरस की रिसु को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके अमन की पसंद का भोजन बनाना अब नेहा के बस का नहीं था। अमन भी रात को अक्सर देर से लौटता था। अमन ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। अमन ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर नेहा को कोई पसंद नहीं आई। अमन ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयाँ आईं और चली गई। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। अमन व नेहा दोनों ही उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊँगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? शीला। देखो शीला, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसीलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं, नेहा बोली। बीबी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शीला ने प्रति माह 3000 रुपये वेतन मांगा, पर थोड़ी नानुकुर के बाद वह 2500 रुपये पर तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कढ़ी चावल बनाए और रिशु की मालिश करके उसे नहलाया। अमन व नेहा दोनों ही शीला के काम से बेहद प्रभावित हो गए, यद्यपि उन्होंने शीला से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। शीला शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। अमन व नेहा आश्वस्त होते चले गए जैसे शीला उनकी माँ हो। वे दोनों उसका सम्मान करने लगे। शीला परिवार के सदस्य की भांति रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, रिशु को रिक्शे तक छोड़ कर आना, अमन को 9 बजे तक नाश्ता व लंच बॉक्स तैयार करके देना, नेहा को फलों का रस निकाल कर देना, यह सब कार्य शीला हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। शीला वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। नेहा ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियाँ बनानी सीखी। ऐसे लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है। एक दिन नेहा ने मजाक में शीला से पूछा। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। नेहा मुस्कुराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए नेहा को अस्पताल में दाखिल कराया गया।
तो शीला रात को अस्पताल में रहने लगी। अमन और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने माँ को फ़ोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ शीला ने सब संभाल लिया है। नेहा को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन नेहा नन्ही सी गुड़िया को लेकर घर लौटी। शीला ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लेटा दिया और हरी बनाकर नेहा को पिलाया। शीला अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी। कृतज्ञ हो नेहा बोली थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। अमन ने भी शीला की खूब प्रशंसा की। एक शाम अमन, नेहा व बच्ची को लेकर एक डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपति को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला व आसपास नजरें दौड़ाकर शीला को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि शीला रिशु को भी अपने साथ ले गई थी। अमन व नेहा के मन में शीला के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। नेहा बोली, यह शीला भी अजीब नौकरानी है। एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता, रिशु को क्यों ले गई। बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं शीला का घर किस प्रकार का होगा, रिशु चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के पश्चात जब सुबह होने पर भी शीला अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो नेहा रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई, पता नहीं मेरा रिशु किस हाल में होगा। अमन को यही लग रहा था कि शीला ने जानबूझकर रिशु का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करे। शीला के प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। नेहा के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग अमन को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। अमन को भी यही उचित लगा। वह रिशु की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। शीला के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और नेहा से पूछताछ करने लगे। नेहा रो रो कर शीला के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले अमन व नेहा का ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने शीला का फोटो या क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, न उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखने वक्त यह सावधानियां आवश्यक हुआ करती हैं। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के समान है। अभी यह सब हो ही रहा था कि अकस्मात शीला आ गई। सब भौचक्के से रह गए। हमारा रिशु कहाँ है? अमन व नेहा एक साथ बोले। शीला की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो नहीं पाई हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वालों को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई थी। बताती क्यों नहीं, कहाँ है इनका बेटा, तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले शीला को डांटने लगे। अस्पताल में शीला रोने लगी। अस्पताल में अमन के मुंह से निकला, हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो रिशु सीढ़ियों पर से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्कुट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है, आपने पुलिस बुला ली, मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। शीला रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं रिशु को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने। शीला अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। अमन व नेहा शीला के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी, पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। अमन
शीला, कुछ पड़ोसी व पुलिस वाले शीला के साथ अस्पताल पहुंच गए। वहां रिसु को देख दंपत्ति को राहत मिली। रिसु के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि शीला ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर रिशु के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया। अब मैं जा रही हूँ। अमन और नेहा दोनों शीला के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। शीला भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन शीला ने आग्रह किया। अमन व नेहा उसके साथ गए। वह एक साधारण वृद्धाश्रम था, जिसके बरामदे में शीला का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि शीला अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जाग जाग कर वहां रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब अमन व नेहा के मन में शीला के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। शीला के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गईं। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। अतः वह अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। संघर्ष ही तो जीवन है। शीला मुस्कुरा रही थी।